स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर तो वही है लेकिन इस चैप्टर से आगे चलते हैं। आपने मई में जब हमारी ऑनलाइन क्लासें हुई थी तो उस समय हमने इसी चैप्टर के लिए डिस्कशन किया था। इस चैप्टर का नाम आपको सबको पता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बार बार इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा मकसद है, कुछ ना कुछ हमारा कुछ टारगेट है कि इस चैप्टर से हम ज्यादा ज्यादा अंक अर्जित कर पाए। तो उम्मीद है कि आप आगे चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो। और दूसरी बात यह है कि आज और कल तक कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस चैप्टर को हम खत्म कर दें, ठीक है। और ऐसे ही सावन का महीना चल रहा है तो शंकर भगवान की कृपा बनी हुई है, अच्छा मौसम है। और दूसरी बात नेक्स्ट जो पॉइंट मैं रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जो कोरोना काल महामारी ज़्यादा फैल रही है इसको मद्देनजर रखते हुए भी हम वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलने का मकसद हमारे यही है कि थोड़ा बहुत कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि आपका 10th बोर्ड है, आपके शायद कुछ सिलेबस में कटौती हो जाए 30% या 35% जो भी आपके चैप्टर है। साइंस के अंदर शायद 19 चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो देख लेना 19 चैप्टर है तो हो सकता है उसमें से कुछ कटौती हो जाए 30%, तो 30% में 4-5 चैप्टर आपके कम हो जाएंगे। तो जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो रहेगा, थोड़ा बायोलॉजी का या फिजिक्स का पार्ट थोड़ा कम कर दिया जाएगा, हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और अब हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर या फिर मैंने आपको जब यूट्यूब वीडियो बनाए थे उस समय थोड़ा लाइक कम हुआ था, तो हो सकता है देखो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी, ऐसी कोई बात है नहीं। अब बात यह है कि ये चैप्टर में हम आगे बढ़े थे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे केमिस्ट्री के एवरीडे लाइफ में क्या क्या है। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, यदि आप थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज रखना चाहते हो, ये तो आपकी क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, अगर यदि आप इस चैप्टर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप देखो 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। दैनिक जीवन में रसायन पढ़ा जाता है तो उसके अंदर अलग अलग दे रखे हैं, आपके भी दे रखा है, डिटर्जेंट है, साबुन है, अपमार्जक है, सारा कुछ दे रखा है। ऊपर इसके अंदर आपके प्रति अम्ल है, इसमें सारी औषधि दे रखी है, मेडिसिन दे रखे हैं कि एंटासिड क्या होता है, और एंटीफर्टिलिटी क्या होता है, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है, ट्रांसक्यूलाइजर क्या होता है, आपके वो क्या बोलते हैं इसको, जो स्वीटनेस क्या होती है, एस्पार्टम, जैसे एस्पार्टम यूज करते हैं जो शुगर के मरीज होते हैं वो इसका यूज करते हैं एस्पार्टम का, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा दे रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, भाई ना स्वापक अस्वापक, मतलब एडिक्ट नॉन एडिक्ट, जैसे लोग कुछ एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज के जैसे, तो उसके बारे में दे रखा है। भी जैसे पैरासीटामोल लेते हैं या फिर कोमिफ्लोन को दवाई लेते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं, तो उसके बारे में सारा कुछ मेडिसिन मेडिकल के बारे में मेडिसिन के बारे में दे रखा है आपके चैप्टर नंबर 17 में 12th क्लास के अंदर। उसका भी नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देख लेना कि दैनिक जीवन में रसायन। लेकिन जो आपका चैप्टर जो 10th क्लास के अंदर दे रखा है वो चैप्टर दे रखा है आपके 3 पर आधारित है, एसिड पर है, बेस पर है और साल्ट पर है। ये हमने पहले बताया था ऑनलाइन क्लास के अंदर कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, ये सब हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देके चलता हूं। तो डिटेल में बात ऐसी आती है कि एसिड आपके क्या होता है, बेस आपके क्या होता है, साल्ट आपके क्या होता है, और फिर आगे हम चलेंगे कि भाई आपके सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, भाई आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे NaCl हो गया, ये सोडियम का कंपाउंड हो गया, Na2 जैसे NaCl हुआ तो ये किसका कंपाउंड हुआ, सोडियम का कंपाउंड हुआ। मैं भी बात करूंगा इसके बारे में। Na2CO3 हुआ, ये किसका कंपाउंड हुआ, ये भी आपके पास किसका कंपाउंड हुआ, सोडियम का कंपाउंड हुआ। अब हम बात करते हैं NaHCO3 हुआ, जिसको धावन सोडा बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बात समझ ना, ऐसे बोला जाता है इसको। केमिकली क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड नाम है, केमिकली फॉर्मूला क्या है, NaCl, ये सब सोडियम के कंपाउंड है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये भी सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है। अब जैसे NaCO3 है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे आप देखो CaSO4 1/2H2O, इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सुना होगा POP करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस,
तो पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। तो ये किसका कंपाउंड हो गया आपका, कैल्शियम का कंपाउंड हो गया। सारे सारे NaCl, Na2CO3, NaCO3 ये सब आपके क्या है, साल्ट के बारे में बता रखा है। ये सारे सारे साल्ट है। जैसे NaOH ये भी आपका क्या है, साल्ट है। हालांकि ये बेस है, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा। इसको पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये आपकी सिलेबस में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। जैसे ये देखो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये देखो कैल्शियम का कंपाउंड हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी एक तरह का साल्ट है। इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इससे क्या जाता है, जो हमारा जल होता है ना, देखो जल को फिटकरी से भी शुद्ध करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरीनेशन। जब आप क्या करते हो, यदि पानी को शुद्ध करना होता है, या भी आपके टैंक लगे रहते हैं, या घरों के अंदर टंकियां लगी रहती है, या घरों के अंदर आपकी बड़ी टंकियां होती है, इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, आपका पानी क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण हो जाता है। उस प्रोसेस को उसके अंदर डालते क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। वो ब्लीचिंग पाउडर आप किसके अंदर डालते हो, पानी में डालते हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरीनेशन। और पानी को शुद्ध करने के लिए हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है ना, समुद्र जल और किसको शुद्ध होता है, हार्ड वाटर होता है वो, उसको शुद्ध करने के लिए आप फिटकरी डालते हो। फिटकरी नाम सुना ना, K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, H24H2O। फिटकरी इसको बोलते हैं पोटासियम, नाम सुना होगा। फिटकरी यूज करते हैं। फिटकरी जब हमारे सब सेविंग करते हैं तो हमारे सेविंग करते हैं तो हमेशा याद रखना, जो हमारे सेविंग करने वाले होते हैं उसमें क्या अगर थोड़ी सी दिक्कत लग जाती है ये ब्लेड की, तो उस समय इसको थोड़ा साफ करते हैं, तो इसके बाद फिटकरी लगा देते हैं। तो फिटकरी क्या करता है, फिटकरी पॉजिटिव आवेश होता है। फिटकरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साल्ट होता है। और हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, थोड़ा बेस होता है। तो बेस और साल्ट आपस में मिल जाते हैं, मतलब जो भी होता है इसको थोड़ा एसिडिक बोला जाता है, या फिर इसको भी बोलते हैं, ये क्या कर देता है, वो रक्त को क्या करता है, स्खलित कर देता है, कोएगुलेट कर देता है, रक्त को है जैसे उसका थक्का बना देता है। इसका भी उपयोग करते हैं, किसका, फिटकरी का भी उपयोग करते हैं हार्ड वाटर को शुद्ध करने के लिए, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए हार्ड वाटर को। और क्लोरीनेशन, इसका ब्लीचिंग पाउडर नाम है, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम लिख देता हूं, देखो इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है। तो पूछा जाता है CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतना सा अपने को एक बार इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की तरफ, आराम से मस्ती से बढ़ेंगे। हमारे एक सर गुरु जी आ गए हैं आपके, अच्छे सर है वो, शुरू सर आके देके चले गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या है, हमारी जो लाइफ में तो चीजें चलती रहती है, कोई बात नहीं। अब हम इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको थोड़ा समय बिफोर की तरफ चला जाता हूं, थोड़ा आपने कहते हैं ना रिपीट करना, तो सर रिपीट क्या पढ़ा था आपने भाई, उससे पहले आपने क्या पढ़ा था भाई, सर आपने चैप्टर शुरू कर दिया है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ शुरू कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना चाहते हो। तो देखो भी आपने एसिड बेस साल्ट के अंदर, एसिड बेस साल्ट, अब पूछोगे सर ये बार बार ही हमारे इस चैप्टर के अंदर आ रहा है, तो ये है आपके चैप्टर के अंदर, एसिड है, बेस है, साल्ट, ये सब जानते हो आप, इसके बारे में पढ़ चुके हो आप। एसिड का एग्जांपल आपको बताया HCl होता है, ये HCl। बेस का एग्जांपल आपको होता है NaOH होता है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। ये घर में यूज करते हैं साल्ट, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर के अंदर आपकी यही है। आगे कोशिश करूंगा कि आने वाले जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो भी आपको मेरी क्लास आए, मैं आपको इस चैप्टर को आगे की तरफ पढ़ता रहूंगा और खत्म कर दूंगा। तो आज मेरा मकसद ये है कि आराम से आपको समझा दूं, एसिड बेस साल्ट ये तो समझ आ गए, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा, ये मुझे पता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, इनको समझाने के लिए, इस एसिड और बेस को समझाने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक आए थे। कौन कौन से आए थे, अरेनियस कंसेप्ट आया था, दूसरा कौन सा आया था, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट आया था, ठीक है, तीसरा आया था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट आया था, ठीक है। ये सब आए थे, आपको पता है एसिड बेस साल्ट थ्योरी समझाने के लिए एसिड क्या होता है, अपना अपना अलग मत देते हैं भाई, हर चीज अपना अपना मत देते हैं। इन्होंने अपना मत दे दिया था, कैलिनिस ने अपना मत क्या दिया था, अपना जो भी थिंकिंग थी वो क्या बताई थी, ब्रोंस्टेड लोरी ने थिंकिंग क्या बताई थी,
और आपके लुईस एसिड बेस ने अपनी थिंकिंग क्या बताई थी, अर्लियस ने थिंकिंग क्या बताई थी। अर्लियस बोलता था कि इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपके H+ OH- आयन देते, इन एक्वस सॉल्यूशन एक्यू सॉल्यूशन, जो आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ और OH- आयन देते हैं, वो आपके क्या होंगे, एसिड होंगे, एसिड होंगे। मैं सिर्फ आपके एक थोड़ा सा रिपीटेशन की तरफ चल रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपकी ब्रॉन्स्टेड बोरी कंसेप्ट था, वो कहता है कि जो H+ डोनर होता है वो आपका एसिड होता है, प्रोटॉन, इसको बोला जाता है प्रोटॉन, याद रखना भाई, इसको बोला जाता है प्रोटॉन। ये एक्वस सॉल्यूशन में था, ये आपका प्रोटॉन पर था, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, और एक्सेप्टर वो आपका क्या होता है, बेस होता है। सिर्फ मैं आपके रिपीटेशन की तरफ चल रहा हूं, मैंने आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी है। फिर देखो लुईस एसिड बेस किस पर आधारित था, लुईस एसिड बेस आपका आधारित था, लुईस एसिड बेस आधारित था आपके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित था, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लुईस एसिड बेस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका क्या होता है, वो आपके बेस होता है, और जो आपका एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जिसमें आपने एग्जांपल लिया होगा NH3, ठीक है, H2O, ठीक है, और यहां आपके एसिड के अंदर BF3, ये आपके क्या होंगे, बेस। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये लुईस एसिड बेस थ्योरी के अनुसार ये आपके क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और ये एक्सेप्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये बॉन्ड क्या बनेगा, यहाँ देखो NH3 और BF3, और ये जो बॉन्ड बनता है ये थोड़ा स्पेशल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं है आपका, ये आपका केमिकल बॉन्ड में आता है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं है। इस बॉन्ड को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जिसका नाम मैंने पहले भी क्लास में डिस्कशन किया है, अभी डिस्कशन कर रहा हूं, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस बात को थोड़ा सा फिट कर लेना। जो तीर से लिखा जाता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच, यदि वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, डोनेशन करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वहां पर जो तीर के अनुसार लिखा जाता है, एरो से लिखा जाता है, वो बॉन्ड आपका कौन सा कहलाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। तो ये मैंने आपका थोड़ा रिपीटेशन बता दिया है एसिड बेस आर्ट के अंदर। अब मैं देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहा हूं, जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शायद आज अपने आराम से इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब भाई स्ट्रेंथ की बात आती है। तो देखो अब कुछ अपने जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब सामान्य गुण की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई, आपका क्या है टॉपिक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है ना, तो आप पीछे वाला आपको याद हो चाहे नहीं हो, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। यदि आपका पीछे वाला पॉइंट आपको याद हो चाहे नहीं हो, आपको यदि ये चीज प्रॉपर्टीज आपको कुछ समझ में आ जाती है एसिड और बेस की, तो प्रॉपर्टीज आपको आराम से याद हो जानी चाहिए। देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या करती है, देखो सुनना ध्यान से। एसिड क्या करता है, एसिड सबको पता है कि यदि इसका लिटमस पेपर करते हैं तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड के अंदर। प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं, आप देखते रहना। एसिड क्या करता है, ब्लू को चेंज कर देता है रेड के अंदर। कौन सा किसको, ये कौन सा टेस्ट हो गया इसका, ये टेस्ट हो गया इसका लिटमस टेस्ट, ठीक है। एसिड ब्लू को चेंज कर देगा रेड के अंदर। अब बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा उल्टा, रेड को चेंज करेगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। ये भी टेस्ट कौन सा है इसका, लिटमस टेस्ट। तो एक तरफ प्रॉपर्टी हो गई, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है लिटमस टेस्ट। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लिटमस टेस्ट या लिटमस पेपर टेस्ट। एसिड ब्लू को चेंज करेगा रेड के अंदर, और बेस क्या करेगा, रेड को चेंज करेगा ब्लू के अंदर। पहचान होती है, ये कोई जरूरी नहीं हर एक एसिड दे, लेकिन ये एक पहचान होती है जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर, एसिड और बेस के अंदर। जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुण, ठीक है। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड के अंदर, बेस क्या करेगा, रेड को चेंज कर देगा ब्लू के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे देखो अगला पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट में यहां लेके चल रहा हूं, एसिड प्लस मेटल, तो क्या बनाएगा? देखो एसिड और मेटल यदि आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड और मेटल, ठीक है, एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? देखो साल्ट प्लस एक गैस निकलती है H2 गैस। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई चीज आप रिएक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिएक्शन कर रहे हो, और रिएक्शन करने के बाद यदि कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और ऊपर तीर जा रहा है तो मतलब वो कौन सा गैस क्या हो रही है? पास हो रही है। और यदि नीचे तीर आ रहा है तो उसका क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है? यदि ऊपर तीर जा रहा है मतलब गैस क्या हो रही है? पास हो रही है। यहाँ पर देखो एसिड प्लस मेटल, तो क्या बनेगा? साल्ट, और कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका H2SO4, नाम सुना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, याद रख लोगे? पूछा जाता है ये सवाल। H2SO4 प्लस मेटल, मेटल के रूप में मैंने जिंक ले लिया, तो क्या बन गया? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस बन गई? H2 गैस। ये देख लो, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट, ये साल्ट हो गया, ये कौन सी गैस बाहर निकल गई? H2 गैस बाहर निकल गई। ये दो दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, आपको याद रखनी, थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना? सोचना है आराम से इसके बारे में, पढ़ना है इसके बारे में, रट्टा आपको मारना नहीं है। सारी चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है? जितनी प्रॉपर्टीज याद हो उतनी बढ़िया। पूछा जाता है सवाल कि एसिड और बेस की सामान्य प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, तो 1 या 2 नंबर का आपको सवाल पूछा जाएगा, तो आराम से बेफिक्र होकर इसका आंसर दे देना। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो बेस की क्या करेगा? किससे रिएक्शन करेगा? क्योंकि बात सबकी आ रही है, बेस की भी आ रही है, एसिड की भी आ रही है, और किसकी आ रही है? साल्ट की भी आ रही है। तो साल्ट ऐसे ही बन रहा है। ये देखो ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। इसका नाम है जिंक सल्फेट। थोड़ा नाम याद कर लिया करो भाई, जिंक सल्फेट, सही है? तो H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2, ये देखो ZnSO4, और कौन सी गैस बाहर निकल गई? H2 गैस बाहर निकल गई आपकी। अब बेस प्लस मेटल, तो बेस और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनेगा? वही बनेगा। इसके अंदर भी क्या बनेगा? साल्ट प्लस कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस बाहर निकलेगी। देखो जैसे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी किताब के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ। Zn प्लस NaOH, जिंक रिएक्शन करेगा इसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, ये बनेगा देखो Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। अब एक बात थोड़ा सा याद रखना, Na2 ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। अब थोड़ा यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। इसका नाम ध्यान सुनना, सोडियम जिंकेट। Na2 ZnO2 का क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। नाम बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, Na2 ZnO2 का क्या नाम है? सोडियम अब जिंकेट। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन जो आपकी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर Na कितने हैं? 2, या मैं यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन 2 हो गया। जिंक कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर एक आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो दोनों बात यहाँ पर ठीक हो गई कि जब एसिड भी आपका रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो क्या बनेगा? साल्ट। और एक चीज हमेशा नोट करना, जब तीर ऊपर की तरफ आता है तो वो गैस क्या होती है? पास आती है। और यदि आपका तीर नीचे की तरफ आता है तो उस समय क्या बनता है? पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप बनता है। अब देखो यहाँ पर Zn प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? Na2 ZnO2 प्लस H2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये थोड़ा आपका स्पेशल पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ मैं दे रहा हूँ चौथा पॉइंट, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, हमेशा ध्यान रखना, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती है उसकी क्या बढ़ती है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, हम ये बात कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड थोड़ा बता दिया मैंने, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड। एक बात बोली थी मैंने मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में, थोड़ा याद रखना, समझ में आ जाए, अच्छी बात है, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। ये देखो मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड सब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। ये देखो
कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा CuCl2 और क्या बन जाएगा H2O। अब देखो पहले संतुलित है नहीं है, देखो मैंने हमेशा भी बात करी थी आपके सामने, जब आप रिएक्शन करते हो तो उसका केमिकली बैलेंस चेक कर लिया करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को बोला जाता है प्रोडक्ट। ये बोलते हैं हम अभिकारक और उत्पाद, ये बोलते हैं हम। देखो CuO इसका नाम है मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। किससे रिएक्शन कर रहा है? आपके एसिड से। HCl आपका क्या है? एसिड है। तो क्या बना देखो CuCl2 प्लस H2O। यहाँ पर आप देखते हैं Cl कितना है आपको 2, यहाँ 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। आपकी रिएक्शन क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो कुल मिला के ये बात भी क्लियर हो गई, मेटल ऑक्साइड आपके एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर। वाटर है, भाप नहीं बन रहा, यदि भाप बनता स्टीम बनती तो वो भी बाहर पूरी तरह चली जाती। मैंने आपको कोई तीर नहीं लगाया, तो क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक बात हमेशा ये कहते हैं कि ऑल एसिड एंड बेस, मैं लाइन लिख रहा हूं, ऑल एसिड एंड बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिससे भी आपके एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होते हैं। उनमें विद्युत का क्या होता है? चालन होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्री H+ आयन होते हैं, OH- आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑल एसिड एंड बेस कहा जाता है, ऑल एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट अर्थात उनका क्या हो जाता है? विद्युत अपघटन हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करते हैं और इसकी कारण से इनका इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अर्थात जलीय विलयन में विद्युत का क्या करते हैं? सुचालन करते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य के रूप में। जैसे NaOH है तो NaH किसमें जुड़ जाएगा? Na+ OH- में। HCl किसमें जुड़ जाएगा? H+ और Cl- में। तो विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होते हैं और उनका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं, और जो भी आपके छठा पॉइंट है, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं, छठा पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके एसिड और बेस होंगे वो इलेक्ट्रिकल क्या करेंगे? करंट फॉलो करेंगे और उनका यूज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य के रूप में। विद्युत अपघट्य मतलब जब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो वो अपने आयनों में क्या हो जाएगा? पूर्णतः आयनों में क्या हो जाएगा? कंप्लीटली उनका क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। ऑल एसिड एंड बेस, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे आपका वीक एसिड हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या होंगे? आयनों में क्या होंगे? टूटेंगे। आयनों में क्या होंगे? टूटेंगे। जब इसके अंदर क्या फ्लो करोगे? इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलाइट। इसी वजह से NaH हुआ, आपका HCl हुआ, H2SO4 हुआ, उनका यूज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये इंसुलेटर नहीं होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं ये। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और बता देता हूं जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको 6 पॉइंट छठा पॉइंट बता रहा हूं आपका जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर। ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि आपकी जनरल प्रॉपर्टीज आपने याद रखी है तो आपका काम अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है इसका? छठा पॉइंट क्या कहता है? ऑल एसिड एंड बेस, ऑल एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। यदि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को, बार बार मैं बोल रहा हूं, उस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस, वो बात की बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कुल मिला के वो प्रोसेस आपके, वो जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जैसे आपका रिएक्शन आपको पता है, बार बार यूज कर रहा हूं, HCl प्लस NaOH, बार बार पढ़ी होगी आपने, NaCl। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का। ये लो आपका वाटर बन गया प्लस H2O। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये रहा, एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। कौन सा टेस्ट? लिटमस टेस्ट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, एसिड यदि मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और H2 गैस। तीसरा पॉइंट, बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और H2 गैस। चौथा पॉइंट, मेटल ऑक्साइड यदि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। पांचवा पॉइंट, ऑल एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। उनका यूज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, पृथक कट्टे के रूप में। जब उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो पूर्णतः आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, जो भी आपके एसिड और बेस होते हैं। और ऑल एसिड रिएक्ट विद बेस, जितने भी एसिड है और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? एसिड और बेस की। एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1:3। पूछोगे सर 1:3 का मतलब क्या हुआ? भाई एक भाग आपका HCl का, 1:3 का मतलब गया एक भाग आपका HNO3 का और 3 भाग आपका, देखो एक भाग हो गया आपका HNO3 का, किताब के अंदर दे रखा बता रहा हूं, और 3 भाग आपके किसके हो गए? HCl के। 1:3 रेशो। इसे बोला जाता है एक्वा रेजिया। इसे बोला जाता है एक्वा रेजिया। ये पूछा जाता है एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? तो याद बोलोगे 1:3, एक HNO3 और 3 भाग आपका HCl। इस प्रोसेस को या इसे कंपाउंड को, इस भाग को क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया। तो ये आपके 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लो, छोटा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनना। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो आराम से, ताकि आपको फॉर्मूला भी पता हो जाए और मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं और आंसर भी लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एसिड present in string रेड एंड, मतलब लाल चिमटी के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो याद रखना HCOOH। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। पूछा जाता है लाल चिमटी के अंदर पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? तो उस एसिड का नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। और एक और है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने अभी बताया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो क्या बोलोगे? आंसर क्या बोलोगे? ऑल एसिड आर रिएक्ट विद बेस, द प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा उसके अंदर? साल्ट और वाटर। सीधी बात है, जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आ जाता है तो उसका आंसर क्या लिखोगे? जब किसका फॉर्मेशन हो? साल्ट और वाटर का। कौन रिएक्ट करे? एसिड प्लस बेस रिएक्ट करे तो किसका फॉर्मेशन होता है? आपका साल्ट और वाटर का। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और पॉइंट बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। राइट द नेम ऑफ, मैंने अभी बताया नहीं, मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो, राइट द नेम ऑफ एनी टू साल्ट्स ऑफ सोडियम। देख लो शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि सोडियम के किन्हीं दो साल्ट के नाम लिखिए, उनका फॉर्मूला बताइए। तो देखो पहला आपका दिमाग में पहले आता है, एक आता है NaCl, दूसरा आता है Na2CO3 और एक तीसरा आता है NaHCO3। ये तीनों बताए थे मैंने आपको। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।